से बाहर से कौन कौन है? तो आपको तो बंगाली समझ नहीं आई होगी। स्वामी जी ने पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब मुझे शब्द पूरे यूं समझ में नहीं आए, पर मुझे लगता है एकदम पूरा शुरू से आखिर तक सब समझा दिया है ना। और बीकानेर से भी, राजस्थान से, झारखंड से, बिहार से भी साथी आए हुए हैं। आप सबके लिए जोरदार तालियां। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे हम लोग बोलते रहते हैं। निडर इंडिया, NIDER, निडर इंडिया करके हमारा एक चैनल है, उसके ऊपर लगातार इसके ऊपर एक एक चीज की स्टेप वाइज हमने पूरी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने। मैं ये मानता हूं कि 23 जनवरी की इस पावन सुबह और इस पावन दिवस पर इस बात पे चर्चा की जाए कि नेताजी का सपना क्या था। मिस्टर झा ने, अखिलेश झा साहब ने बहुत डिटेल में समझाया कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसीज हुई और हम लोगों के साथ कैसे छल हुआ, पूरी जानकारी ना शेयर करके। इससे भी बड़ा छल हुआ अगर हम होगा, मतलब आने वाली जनरेशन्स के साथ, कि यदि हम केवल जन्म दिवस, मरण दिवस या कोई अन्य दिवस मनाने तक अपनी बात रखें और उनके उन विचारों को आत्मसात ना कर पाएं। क्योंकि मैं आज देख रहा था, आज के कार्यक्रम में छोटे बच्चे भी थे, नर्सिंग के स्टूडेंट्स भी थे और बीएड के स्टूडेंट्स भी थे। मतलब हमारी ऐसी 2-3 हिस्से थे समाज के जिनको देख करके मैं बड़ा परेशान था। और झा साहब ने बताया थोड़ी देर पहले कि नेताजी ने एक सपना देखा था कि शिक्षा कैसी हो, हमारा हेल्थ का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, समाज कैसे चले, हमारी न्याय व्यवस्था कैसी हो, हमारी राजनीति कैसी हो, हमारी विदेश नीति कैसी हो। इन सब मुद्दों के ऊपर वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके गए थे। हम बड़ा क्रांतिकारी समझते थे अपने आप को जब हमने एजुकेशन के सेक्टर पर जब एक रिसर्च की कि हम ना आपको ये बता सकते हैं कि आपके बच्चे के पास क्या टैलेंट है और हम उनके बच्चों को उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। जब हेल्थ पर काम करने वाले लोगों की तपस्या देखी तो देखी इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को निरोग रखने में खराब कर दिया। फिर राजनीति पे अशोक भाई पटेल जैसे लोग पूरे समाज के तंत्र को सुधारने पे इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो फिर लगा हम तो एक अंश मात्र हैं। और जब हम कल रात को भी चर्चा कर रहे थे संजीव भाई के साथ और सभी लोगों के साथ, और जैसे झा साहब ने भी बताया कि हम कुछ भी नहीं है, हमसे कई गुना बड़ा काम और विजन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अधिवेशन में रख चुके हैं जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के। मतलब हम केवल उनके दिए हुए विजन पर ही काम कर लेना तो भी आने वाली पीढ़ियों को हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं। जिस भारत का उन्होंने सपना देखा वो यही है जो इधर दिख रहा है। वो यही भारत है जिसको अंग्रेज कभी कभी ब्रिटिश इंडिया बोल देते हैं, कभी कभी उन्होंने फिर बाद में रियासतों का समागम करके और फिर भारत नाम दे दिया, फिर उस हिस्से को काट करके पाकिस्तान और भारत में बदल दिया। और हम फिर भारत देश सिर्फ इस देश को मानने लग गए। हम उस पूरे के पूरे उस सभ्यता को भूल गए जिसके लिए हम जाने जाते थे, जिसके लिए हमको कल संजीव भाई ने भी बताया कि हम 26%, पूरी दुनिया की जीडीपी का 26% अकेला भारत हुआ करता था। लेकिन हमको क्या दिखाया गया? जो आज हो रहा है यही उस दौर में भी हो रहा था। आप समझ सकते हैं, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद रुपया, आजाद हिंद सेना, मतलब अपने
पूरा डॉक्यूमेंट आजादी का डेवलप करने के बाद नेताजी ने बताया कि अब हम आजाद हो चुके, अपनी उद्घोषणा हो गई आजादी की। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री ने बता दिया। उसी चीज को, उसी व्यवस्था को भगत सिंह बोलते हैं। यही कारण रहा, मैं अपने जीवन में, अगर क्रांतिकारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अगर कि 2 विजनरी लोगों को अगर मैंने अपने जीवन में थोड़ा बहुत, जिनसे मैं सच में प्रेरणा लेता हूं, तो वो एक भगत सिंह और एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 2 ही लोग थे जिन्होंने अगली पीढ़ी के लिए रास्ते का। अब जो सबसे बड़ी समस्या आती है, क्या आपको लगता है कि नेताजी हिटलर के साथ जब गए थे तो वो वाकई में कोई गलत निर्णय रहा होगा? क्योंकि मुद्रा का जो रुपये का जो खेल है, मुद्रा का जो खेल है, वो हिटलर बहुत अच्छे से समझता था। इसी खेल को सद्दाम हुसैन समझता था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने वाले लोग, जिनका जिक्र अभी अभी स्वामी जी ने किया, उन सारे लोगों को दुनिया के, धरती के सारे संसाधनों पर कब्जा चाहिए। और उसके लिए जो भी व्यक्ति स्वराज की बात करेगा, जो भी व्यक्ति गांव की बात करेगा, जो भी व्यक्ति डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेगा, जो भी सोचेगा कि ताकत को अपने बच्चों को दिया जाए, उसी व्यक्ति को नेताजी की तरह, लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह उन लोगों को इसी मुकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए जरूरत है किसी और व्यक्ति में नेताजी ढूंढने की बजाय अपने बच्चे बच्चे में और घर घर में नेताजी के पैदा होने की जरूरत है आज के दौर में। अगर स्वराज का सपना पूरा नहीं कर सकते तो नेताजी का सपना पूरा नहीं कर सकते। यदि इस तंत्र से बाहर नहीं निकाल सकते अपने आसपास के लोगों को, अगर आजादी महसूस नहीं करा सकते, तो मैं समझता हूं हमारे सारे प्रयास विफल हैं। और इसकी शुरुआत खुद से करनी होगी, अपने आप से करनी होगी। पैसे के मायाजाल से कैसे निकलें, इनके स्वास्थ्य के मायाजाल से कैसे निकलें, इनके रुपये का जो नौकरी का जो जाल बिछा रखा है, मतलब आप समझिए पूरी शिक्षा व्यवस्था क्या कहती है आपको। मैं एजुकेशन पर काम करता हूं और जब सेमिनार कर रहा होता हूं तो मां बाप से मैं पूछता हूं, आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों हैं? तो उनका एक जवाब होता है, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। मतलब नौकर बनने के लिए पैदा किया आपने, तो पैसा कैसे कमाएगा? तो पैसे के लिए पैदा किया आपने, तो सरवाइव कैसे करेगा? तो यहां पे आइए ना, क्या सर्वाइवल के लिए आपको पैसा और नौकरी की जरूरत है या समाज की जरूरत है? अगर समाज की जरूरत है तो अपने बच्चे को समाज की मदद से समाज के लिए तैयार क्यों नहीं करते हो? और बहुत जरूरी होता है, मैं समझता हूं, किसी भी व्यवस्था को तोड़ने के लिए, किसी भी संस्कृति को तोड़ने के लिए, किसी भी देश को तोड़ने के लिए और लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए यह यकीन दिला दो कि तुम गरीब थे और तुमको हमने अमीर बनाया। और अंग्रेजों ने लगातार किया, लगातार विकास के नए पैमाने घड़े, विकास के नए पैमाने घड़े। उन्होंने कहा इसको विकास कहते हैं। हमने कहा किसको? वो बोले जो ये सड़कें होती हैं, ये जो रेल के जाल होते हैं, ये जो मतलब बड़े बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो कहते हैं इसको विकास कहते हैं। मैं इसको विनाश कहता हूं। और हमारे पुरखे इसको विनाश कहते थे। हमारे पूर्वजों को मालूम था प्रकृति का सत्यानाश करके हम कभी विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी का घर, किसी की बनाई हुई कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी हमारे पुरखों की जो सस्टेन करती हो, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हो। वो इस तरीके से बनाया करते थे कि जिस दिन भी ये चीज खत्म होगी हमारे साथ, वापस मिट्टी में मिल जाएगी जैसे मानव शरीर मिल जाता है, तो प्रकृति का नुकसान जीरो होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेलवे बनाई तो थी हमारे संसाधनों को पोर्ट तक लेकर जाने के लिए, लेकिन दिखाया यह कि अंग्रेजों ने हमारा विकास किया।
आज भी जो सरकारें बड़े बड़े हाईवेज बना रही है, आपको क्या लगता है कि ये विकास का पैमाना है? ये आपके सारे संसाधनों को उन्हीं बंदरगाहों तक लेकर जाने के लिए और आपके लिए रेडीमेड, मतलब जो प्रोसेस्ड फूड आप तक घर तक पहुंचाने के लिए आने वाले टाइम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आपको लगता है वाईफाई दे रहे हैं तो ये आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं। आपको ये नहीं पता है आपके घर में होने वाली कोई भी स्मार्ट चीज, जिसको वो स्मार्ट कहते हैं, उसका मतलब है कि वो अपने आप से आपका सारा डेटा उन लोगों के पास पहुंचा देते हैं जिन्होंने इसको बनाया है। क्योंकि आपको तो सिर्फ मोबाइल में वो बटन दिखाई दे रहे हैं ना, स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसके पीछे का सॉफ्टवेयर जिसके हाथ में है, आपका डेटा तो उसके हाथ में है। आपको तो केवल आधार कार्ड नजर आ रहा है, उस आधार कार्ड के पीछे जो चीजें कनेक्ट कर दी गई है वो तो आपको नजर ही नहीं आ रही कि वो तो किसी प्राइवेट कंपनी के पास है। अपने देश के पास अपना सर्वर भी नहीं है। मतलब आपकी प्रॉपर्टी के कागज, आपका मोबाइल का डेटा, आपके फोटोज, आपके वीडियोस, जितना आपका स्मार्ट आइटम में पड़ा है, चाहे कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो इंटरनेट के साथ जुड़ सकती है, वो सारा का सारा डेटा उनके पास है। एंड डेटा इज द न्यू फ्यूल, वो ऐसा बोलते हैं। डेटा ही है जो कुछ है। आपको कंट्रोल करना है, डेटा चाहिए बस खाली। आने वाले वक्त में जो आपको दो दो बूटी लगाई इन्होंने, जो सर्टिफिकेट मांगा करते थे, उसकी वजह से जो आने वाले वक्त में मौतों का जो आंकड़ा बढ़ने वाला है, उसको कैसे बताएंगे आपको कि वो उससे नहीं हो रहा है? वो आपका मोबाइल चेक करेंगे। मोबाइल क्या बताता है आपका मालूम है? आप कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे जागते हैं, कितने कदम पैदल चलते हैं, कितने कदम बाइक से चलते हैं, कितने कदम कार से चलते हैं, आपका ब्लड प्रेशर क्या है जो स्मार्ट वॉच आप पहनते हैं, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज, किसको पैसा देते हैं, किससे पैसा लेते हैं, किस तरह के लोगों से ट्रांजैक्शन करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं और कैसी बात करते हैं। और जब उनको मालूम पड़ जाए कि इस क्षेत्र में रहने वाले 70% पॉपुलेशन दिन में 10,000 से कम कदम चलती है, तो उनको केवल अखबार में खबर लिखनी है 10,000 से कम कदम चलने वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा, सर्दी में नहाने से हार्ट अटैक का खतरा, सर्दी में बाहर निकलने से हार्ट अटैक का खतरा, प्रार्थना में ज्यादा देर, प्रेयर में, स्कूल की प्रेयर में ज्यादा देर खड़े होने से ब्रेन हैमरेज का खतरा। तो प्रेयर बंद कर दो और आपका बिहेवियर कंट्रोल। आपको लगेगा अरे मैं भी इतना कम चलता हूं तो मेरे को हार्ट अटैक का खतरा। आपको है किससे, वो आपको नहीं मालूम है। जब आपके सारा डेटा आपके आधार कार्ड से जुड़ जाएगा, आपका वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, घर के कागज, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का बिल, एवरीथिंग जो व्हेन इज कनेक्टेड विद द आधार, और आपका पता चलता है कि नेताजी के जन्म दिवस पर इतने क्रांतिकारी यहां खड़े हुए हैं। जिस दिन ये तानाशाही थोड़ी और बढ़ेगी, उस दिन जब आप घर जाकर के किसी को पेमेंट करने की कोशिश करोगे तो स्क्रीन पर आएगा योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड, क्योंकि आपने सरकार के खिलाफ बोला। और ना केवल आपका, आपकी पूरी फैमिली आईडी बनाई हुई है, तो आपके सारे अधिकार सस्पेंड। और ये उन्होंने 2 साल करके देखा है। आपके ऊपर 26 जनवरी 2021 से चालू किया था इन्होंने प्रोग्राम, जब लोगों को इंजेक्शंस लगने शुरू हुए थे, और वो आज तक चल रहा है। इस बीच में कुछ क्रांतिकारी लोगों ने कुछ ऐसे प्रयास किए कि इनको खोलना पड़ा। कुछ कोर्ट के आदेश थे, कुछ अवमानना थी, कुछ लोगों के संगठन थे, कुछ जागृति ने काम किया, लेकिन आज भी चालू है कार्यक्रम, रुके नहीं है ये। और उन्होंने 2 साल में क्या दिखाया? हम चाहेंगे जैसे आपको कंट्रोल करेंगे। आपको साइंस में पढ़ाया जाता है कि फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और वही साइंस का मास्टर जी अपना मुंह बंद करके क्लास में घुस रहा है। बेवकूफी की हद, बेवकूफी की हद। वो बाहर नर्सिंग वाले कुछ बच्चे बैठे थे, मैंने अपने एक साथी को बोला यार ये गुलामी का पट्टा निकलवाओ इनके मुंह से।
बोले वो नर्सिंग के स्टूडेंट, अरे फिर तो उनको पता होना चाहिए कि लंग्स कैंसर किस वजह से हो रहे हैं। लेकिन नहीं, सारी साइंस को मतलब साइड में रख दिया, सारी कॉमन सेंस को साइड में रख दिया, सिर्फ एक चीज के दम पर कि हम भरोसा करते हैं अपने टीचर्स पर, अपने मां बाप पर, अपने राजनीति करने वाले राजनीतिक नेताओं पर, टेलीविजन पर, अखबार पर, और उस भरोसे के चलते हमने सब कुछ मान लिया। और क्योंकि हमारी परवरिश और हमारी शिक्षा उन्हीं लोगों ने अंग्रेजों ने डिजाइन किया है ऐसा। आपको नहीं मालूम है क्यों आईसीएस का एग्जाम पास करने के बाद कलेक्टर बन सकते थे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने उस कागज को जो पास होने के बाद भी उनके मुंह पर क्यों मारा? उनको यह दिखाया, मैं तुम्हारे पैमाने पर तुम्हारा अफसर बनने के लायक हूं, लेकिन मैं तुम्हारी गुलामी को लात मारता हूं, भले ही वो कलेक्टर की नौकरी हो। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये केवल और केवल क्लर्क बनाने के लिए है, ये समाज में सामाजिक जीवन जीने के लिए नहीं है, ये लोगों को नागरिक बनने के लिए नहीं है। इससे केवल ऐसी भीड़ और भेड़ पैदा होंगी जो आने वाले वक्त में अपनी सरकारों से, अपने मां बाप से, अपने टीचर से, अपने किसी आदमी से ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि केवल आदर्श विद्यार्थी ही क्यों, आदर्श टीचर, आदर्श मां बाप, आदर्श समाज, आदर्श सरकार क्यों नहीं? क्योंकि बच्चा तो बाद में आता है भाई, बच्चा दुनिया में बाद में आता है, पहले उससे पहले बाकी सारी चीजें होती हैं। उन पर सवाल कौन उठाएगा? क्योंकि आप में अगर तर्क शक्ति बची होगी तो आप सवाल उठाएंगे, और आपकी तर्क शक्ति को आपकी शिक्षा व्यवस्था में ही बर्बाद कर दिया जाए तो आने वाले टाइम में गधों की एक पूरी फौज तैयार की जा सकती है। उनको पता था, और इसीलिए हमारी शिक्षण व्यवस्था को खत्म करके उन लोगों ने अपनी अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था चालू करी, और हम सब भूल गए आने वाले वक्त में। आज चाहे अनचाहे, वो जो बोल रहे थे नफरत की भाषा थोड़ी देर पहले, उनसे पूछोगे उनके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में भी पढ़ते हैं। उनको समाज को बचाने के लिए आप किसी एक तबके को, एक फल को, एक पेड़ को, एक हिस्से को काट के छोड़ सकते हैं क्या? इतिहास ने बहुत बार कहा कि फलाने ने फलानों को धरती से विहीन कर दिया। आज तक ना यहूदी खत्म हुए, ना कोई और खत्म हुआ, चाहे किसी ने कितना ही जोर लगाया हो, कोई खत्म नहीं हुआ आज तक, और ना कोई कभी खत्म होगा। ना भारत खत्म होगा, ना भारतीयता खत्म होगी, ना ये विविधता खत्म होगी। जो खेल है वो क्या है? आपको एक रूप में ढालना खेल है। वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन हेल्थ, वन टैक्स, वन थॉट प्रोसेस, एक ही सब कुछ, और वो सब ग्रिड पे हो, कंट्रोल्ड होगा। ये खेल है। और हम क्या चाहते हैं कि जो भारत की खासियत है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो हमसे अलग है, तो उसका मतलब है कि बाग में अलग रंग का फूल खिला है, वो उस बाग की खूबसूरती है। उस बदसूरती तो तब हो जाएगी जब सारे एक रंग में रंग जाएंगे। अलग अलग होना हमारी खासियत है। हमारे अलग होने की उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे जिस दिन, और उस अलग होने, क्योंकि ये अलग होना, वो यूनिक होना, वो जब आपका बच्चा पैदा होगा उस पर भी लागू होगी। तो उस दिन आप जब उसको स्वीकार कर लेंगे, उस दिन हम सच्चे मायने में असली भारत बनाने का सपना देख सकते हैं, जब हर व्यक्ति की, हर जीव की, हर पेड़ की, भारत कोई नक्शा नहीं है, देश कोई नक्शा थोड़ी होता है, वहां के लोग, वहां की वनस्पति, वहां के पेड़ पौधे, वहां के जीव जंतु, वो भारत है। जब इस भारत को खत्म करने के लिए, जब मिट्टी को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड लेकर के आना था, तो अखबारों में यह फैलाया गया कि भारत में भूखमरी आ गई थी, इसीलिए नेता को, हमारा जो नेता था लाल बहादुर शास्त्री, उसको यह कहना पड़ा कि आप एक दिन का उपवास रखिए, तो हम जो खाद्यान्न संकट है उससे उबर सकते हैं। लेकिन देश के लोगों को यह भी नहीं पता कि वो 1930 के बाद 1945 तक, 1947 तक लगातार
हार्प और क्लाउड सीडिंग पर काम कर चुके थे। हार्प के बारे में मालूम है आप लोगों को? HAARP पढ़िएगा, जानिएगा। जिसको जानना हो मैसेज करिएगा। नंबर आप देवेंद्र बलारा सर्च करेंगे, आपको मेरा चैनल भी मिल जाएगा, न्यूज इंडिया। हार्प टेक्नोलॉजी, जिससे क्लाउड सीडिंग से आप किसी एरिया के मौसम को बदल सकते हैं। आपको एक जगह पर सिर्फ सूखा लाना है। जैसे हिमालय पर्वत पर चल रहे, उस हिमालय पर्वत के अंदर जो पेट्रोलियम जो दबा हुआ है, यूरेनियम जो दबा हुआ है, उसको अगर उन लोगों को काबू करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? केवल वहां से उस जनता का पलायन करना पड़ेगा। पलायन कैसे होगा? जब वहां सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा तो पलायन होगा। सर्वाइवल मुश्किल क्या होगा? जब वहां का समाज अपराधी हो जाए, जब वहां नशे का व्यापार होने लगे, जब वहां शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि किसी को रोजगार ना मिले, आपस में द्वेष हो जाए, विकास के नाम पर विनाश चालू हो जाए, तो वो पहाड़ अपने आप तबाह होने शुरू हो जाएंगे। तबाह होने शुरू हो जाएंगे तो लोग वहां से पलायन कर जाएंगे। पलायन कर जाएंगे तो पेड़ काटने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा, जंगल जलाने से कोई नहीं रोक पाएगा, वहां पहाड़ खोदने से कोई नहीं रोक पाएगा, और फिर सारे संसाधन उनके। अगर देश के लोग लड़ाई लड़ेंगे अपने संसाधनों को बचाने के लिए, तो नक्सली कहने में क्या जाता है? अपनी सरकार बना करके अपने आप को आजाद घोषित करोगे तो आपको युद्ध अपराधी घोषित करने में क्या जाता है? भगत सिंह के जैसे आतंकवादी घोषित करने में क्या जाता है? जिसको जो मर्जी घोषित कर दो, आपके पास तो कागज है, आपके पास तो इतिहास लिखने का तरीका है। 2020 से लेकर के और 2023 तक जितने भी अखबार छपे हैं, उन अखबारों में ढूंढिए, इतिहास में 50 साल बाद हमारी अगली पीढ़ी पढ़ा करेगी कि 2020 में बहुत भयानक बीमारी आई थी और हमारे एक नेता ने, जो कि मतलब हालांकि बिठाया हुआ उन्हीं लोगों का है, उस नेता ने पूरी दुनिया को पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई किया। उस नेता ने पूरे देश को वैक्सीन से बचाया, नहीं तो करोड़ों लोग मरने वाले थे। ये इतिहास में लिखा हुआ है, अखबारों में यही छपेगा, टेलीविजन पर यही आया हुआ है। सारी खबरें जब आपकी अगली पीढ़ी सर्च करेगी तो ये मिलेगा। और हम सच्चाई बोलने वाले लोगों के बारे में कहेगा कि ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट थे, क्योंकि हमको ऐसा बना दिया गया कि हमारे को जो टीचर बोले वो मान लो। जो यहां स्टेज पर खड़ा होकर मेरे जैसा आदमी, कुछ भी जिसको थोड़ी सी भाषण देने की थोड़ी सी अकल है, थोड़ा सा पता है कि क्या बोलना कैसे बोलना, वो जैसे मर्जी आपको बोल दे वो मान लोगे आप, क्योंकि तर्क शक्ति खत्म हो गई। अपनी खुद की रिसर्च तक का करने का हमारे को मालूम ही नहीं है। बता दीजिए अपने आसपास रिश्तेदारों में कितने रिसर्चर हैं, और जो रिसर्चर है क्या वो सच में रिसर्च करे बैठे हैं? पीएचडी कैसे होती है नहीं मालूम है क्या? एमए कैसे होती है नहीं मालूम है क्या? क्या बोल रहा है? मैं पीएचडी बैठा हूं यहाँ पे। मैं भी बिना उसके गाली निकालने का कोई तरीका नहीं है। आप यही है कि कोई भी आएगा और कुछ भी बोल देगा और आप मान लेंगे। आप आइएगा, आपका नंबर आएगा, आप अपना तर्क दीजिएगा। आप देखिए प्रोफेसर साहब एक चीज बताते हैं, सबसे बड़ी खास बात इस भारत की क्या है? विपरीत सोच का भी बराबर सम्मान होना चाहिए। यह कौन कहता है कि मैं ही सही हूं? आप हो सकते हैं किसी चीज के समर्थक, मैं हो सकता हूं किसी चीज का समर्थक, मैं आपका सम्मान करता हूं पूरा, आप जिस चीज का समर्थन करते हैं, लेकिन मेरा सम्मान भी बराबर होना चाहिए। एक आदमी भी अगर बोल रहा है, सच को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है प्रोफेसर साहब, सच सच होता है, और सच केवल एक है कि सच सबका भला देखता है। सच में किसी चुमुट्ठी भर लोगों का भला नहीं होता है। और पूरी शिक्षण व्यवस्था की बर्बादी का कारण यह है कि हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, बता दीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, नौकरी में सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है? आगे कॉलेज में पढ़ना है तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? मात्र 1% से भी ज्यादा बच्चा कभी भी कोई नौकरी अचीव नहीं कर सकता अगर सरकारी की बात करें तो। यानी कि फेलियर का रेट 99.9% है। फेलियर का रेट है ये। समाज का कौन सा हिस्सा बताएगा कि उन बाकी बच्चों का क्या करना है? ये काम कौन बताएगा? जो शिक्षा में बैठे हैं और जो न्याय प्रणाली में ऊपर टॉप पर बैठे हैं ना,
वो बताएंगे समाज को क्या करना है। लेकिन यहां कसूर किसका निकाल दिया जाएगा? जो बच्चा है उसका। इसलिए बच्चे का कसूर नहीं होगा। जब तक समाज बच्चे का कसूर निकालता रहेगा तब तक समाज बर्बादी की दिशा में चलता रहेगा। समाज को अपना अधिकार, अपना निर्णय, अपने तरीके से अपने समाज के निर्माण का अधिकार खुद रखना होगा और उसका ऐलान करना होगा नेताजी की तरह कि हम बनाएंगे अपने बच्चों के लिए अपनी व्यवस्था, हम तुम्हारी व्यवस्था में नहीं फंसने वाले। जिंदाबाद। 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 जय हिंद। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति आपके लिए व्यवस्था बनाएगा तो आपकी बर्बादी की ही दस्तूर लिखेगा। आप अपने लेवल पर, अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी के लिए कैसी व्यवस्था चाहते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षा कैसी देना चाहते हैं, शिक्षा कैसी देना चाहते हैं और बड़ा होने के बाद उनको समाज में स्थापित कहां करना चाहते हैं, ये तय जब आप करोगे तो असल में आजादी मानी जाएगी। किसी की तय की हुई कोई सी बात को आजादी नहीं मानी जाएगी। हम तो नहीं मानते। और हो सकता है आने वाले वक्त में हम जनता सरकार मोर्चा के लोग और भारत के लोग नेताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए आने वाले टाइम में हम अपनी आजादी की घोषणा वैसे ही करने वाले हैं जैसे नेताजी करके गए थे कि नहीं फंसते हम तुम्हारे चाल में, तुम चाहे बेशक अंग्रेजों के गुलाम रहो तो रहो, हम नहीं रहेंगे। बहुत बातें हैं करने के लिए और बहुत वक्ता भी हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और अगर जाने अनजाने में किसी के दिल को ठेस पहुंची है मेरी किसी बात से तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन फिर से एक बात कहूंगा, आजादी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अपने बच्चों को तर्कशील बनाने के लिए जुट जाइए। आने वाले टाइम में सवाल उठाना सिखाइए। यही नेताजी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।